प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के कई सारे तरीके हैं। आप सेल डीड कर सकते हैं, आप गिफ्ट डीड कर सकते हैं, विल के थ्रू भी कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का यूज़ कर सकते हैं, रिलिंक्विशमेंट डीड का बना सकते हैं या सेटलमेंट डीड बना सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। अब इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है वो आज हम आपको बताने वाले हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और आपको वीडियो के एंड में वो तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप बिना स्टैम्प ड्यूटी दिए भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और आपको जागरूक करने वाला है आपके अधिकारों से, और आपकी स्टैम्प ड्यूटी को बचाने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का सबसे पहले तरीके की हम बात करते हैं वो है सेल डीड। सबसे कॉमन तरीका ये है कि जब भी आप एक्स पर्सन से वाई पर्सन की कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हम सेल डीड ही करते हैं, क्योंकि सेल डीड सबसे सॉलिड एक ट्रांसफ़र माना जाता है। सेल डीड क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो सबसे पहले हम एक इकरारनामा करते हैं या एग्रीमेंट टू सेल करते हैं। ध्यान रखिए ये सेल डीड नहीं है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, यानी हम इसको हिंदी में कहते हैं इकरारनामा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसकी 1 करोड़ रुपए प्राइस है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं पहले उनको 10 लाख रुपए एडवांस देता हूँ और एक एग्रीमेंट टू सेल इकरारनामा लिखता हूँ कि मैंने एक्स पार्टी को 10 लाख रुपये दे दिए हैं और मैं 1 महीने के अंदर 90 लाख रुपये और दूंगा, और उस दिन मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, रजिस्ट्री हो जाएगी। तो जिस दिन वो 30 दिन बाद रजिस्ट्री होगी, जो ट्रांसफ़र होगी वो सेल डीड के थ्रू होगी। यानी योर फर्स्ट स्टेप वुड बी एग्रीमेंट टू सेल यानी इकरारनामा, एंड योर सेकंड स्टेप वुड बी सेल डीड यानी बेचाननामा। तो ये पूरा होता है सेल डीड का पार्ट। अब इस सेल डीड में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कितनी? वो होती है 7 to 8%। इट डिपेंड्स कि आपके स्टेट से हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग पैमाना है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो आपका 7 से 8% आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब किस अमाउंट का, तो वो भी बता दें आपको। 2 तरह की प्राइस होती है प्रॉपर्टी को लेके। एक होता है डीएलसी रेट यानी सर्कल रेट, यानी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस एरिया में कितनी रेट है, और एक होती है मार्केट वैल्यू जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम कितने में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि हम डीएलसी या सर्कल रेट पे रजिस्ट्री कराते हैं, बिकॉज हम ये सब सोचते हैं कि जितना कम अगर अमाउंट रजिस्ट्री कराएंगे उतनी कम स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे, बाकी हम ऊपर से कैश देते हैं या और भी तरीके से ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ये हम सब ऐसा करते हैं। डीएलसी रेट पता लगाने के लिए आपको अपने स्टेट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, स्टाम्प एंड सर्कल की। वहाँ पे आपको डीएलसी की रेटें पता लग जाएगी। आप सिंपल गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। आपको वहाँ देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी किस एरिया में है, कितना आगे सड़क चौड़ी है, क्या चौराहे पे है, नहीं है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं और हिसाब से आपकी स्टैम्प ड्यूटी तय हो जाती है। यानी आपको 7 से 8% देना होगा। प्लस पॉइंट ये है, सबसे वैलिड इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। और माइनस पॉइंट आप अगर बात करें तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। अब अगर एक प्रॉपर्टी में अगर 1 करोड़ की डीएलसी रेट है तो मुझे 7 से 8 लाख रुपये तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर लेडीज़ के नाम पे करें तो अक्सर स्टेट्स में 1 से 1.5% की छूट भी आपको मिलती है। तो पहला ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके की हम बात करें तो वो है गिफ्ट डीड की। अगर आपको लगता है कि आप अपने रिलेटिव्स में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं जहाँ पे आप किसी तरह का कंसिडरेशन यानी कोई अमाउंट नहीं ले रहे, बाय लव एंड बाय अफेक्शन आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप गिफ्ट डीड से करिए। गिफ्ट डीड का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो इमीडिएटली टाइटल ट्रांसफर होता है, और दूसरा इसमें स्टैम्प ड्यूटी काफ़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फादर इन लॉ अपनी बहू के नाम पे प्रॉपर्टी करें या एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी करें तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं तो उनको बढ़ावा देती है। तो चाहती है कि अगर आप वुमेन के नाम पे कोई रजिस्ट्री कर रहे हैं तो उसका गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन फीस बहुत कम लगेगी। इसलिए अगर आप अपने रिलेटिव में कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको आप गिफ्ट डीड के इंस्ट्रूमेंट से कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो हम सब मोस्टली यूज़ करते हैं वो है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है। आपको एक 500 या 1000 रुपये के स्टैम्प पे लेना है, पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है और आपका काम हो गया। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सूरज लाइम इंडस्ट्रीज जजमेंट में इस बात को क्लियर किया था कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो हमें पता है कि मोस्टली लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी आपकी काफ़ी बच जाती है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट बोलें तो यही है कि आपका ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो आपको कोर्ट में अपना राइट
स्टैब्लिश करने में बहुत दिक्कत होगी और पावर ऑफ अटॉर्नी से अक्सर कई सारे फ्रॉड होते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है और मुझे मेरे फ्रेंड को देनी है, जहाँ हमारा आपस में ट्रस्ट है, तो वहाँ पे लोग ऐसा करते हैं। अब सही गलत कितना है ये आपको अपना एसेस करना है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले फोर्थ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो है विल। विल यानी मैं अपने जीवन काल में ये चाहता हूँ कि मैं जब तक रहूँ प्रॉपर्टी मेरे पास रहे और मेरे जाने के बाद इस XYZ पर्सन को प्रॉपर्टी जानी चाहिए। तो वो मैं विल लिखूंगा तो विल के अकॉर्डिंग ही जाएगी। यानी वसीयत का इतना सा मतलब होता है कि मरने वाले की इच्छा के हिसाब से उसके आगे की संपत्ति जाए। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अगर मुझे मेरे बेटे को करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी आगम मोहम्मद के नाम जानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि अगर उसको गिफ्टेड करूँगा तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेल डीड करूँगा तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेल डीड तो करूँगा नहीं, मैं गिफ्टेड कर दूँगा कि मेरा बेटा है। तो मैं ये भी सोच सकता हूँ ना कि यार जब मुझे मेरे बेटे को ही देनी है तो मैं उसके नाम पे वसीयत लिख दूँ, तो वसीयत लिख दूंगा तो मैं फ्री में इसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दूंगा। जब तक मैं हूँ मेरे नाम पे है, मेरे जाने के बाद वो आगम मोहम्मद की हो जाएगी। सो इट इज़ ऑल्सो वैलिड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद प्रॉपर्टी आपके परिवारजनों को जानी चाहिए, जिनको जानी चाहिए, तो आप अपने जीवन काल में उसे गिफ्ट डिड नहीं भी करना चलेगा, वसीयत लिख दीजिए, उसको रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि उसका भी कोई 2-2.5 हज़ार का खर्चा आता है। वो करवाने के बाद आप निश्चिंत रहिए, आपके जाने के बाद प्रॉपर्टी इनको ही जाएगी। तो बेस्ट अगर आपको उसका पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है तो यही है कि यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये हो सकता है कि विल को बहुत जल्दी चैलेंज किया जा सकता है। सपोज आगम मोहम्मद को मेरे को प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन एक और मेरा बेटा है, सपोज उसको मुझे नहीं देनी है, लेकिन वो बाद में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है कि पापा की जो वसीयत है वो सही नहीं थी। तो ये सब डिस्प्यूट के कारण बन सकते हैं अगर विल है। लेकिन अगर आपका एक ही बेटा है या एक ही बेटी है और आप उसी को देना चाहते हैं तो विल से बेस्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिना स्टैम्प ड्यूटी पे करे आप अपना काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको विल बनानी है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर हमारी टीम से विल भी बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको जीवन में कोई भी कानूनी समस्या फील हो रही है, आपको लगता है कि आपको समाधान चाहिए, तो उसकी भी नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप घर बैठे एक कॉल पे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, वो है 5वां और उसका नाम है रिलिंक्विशमेंट डीड यानी हक तकनामा। दोस्तों सबसे सस्ता वैलिड इंस्ट्रूमेंट है हक तकनामा यानी रिलीज डीड। पर ये कहाँ एप्लीकेबल होता है वो हम जान लेते हैं। जब जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती है तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी को कभी भी गिफ्ट डीड या सेल डीड से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वहाँ पे हम हमेशा हक तकनामा करते हैं यानी रिलिंक्विशमेंट डीड कहते हैं। इसलिए ताकि वो 2,000-2,500 के खर्चे में हमारा सारा काम हो जाए। एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। सपोज़ मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है मेरे पिताजी से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में और हम 4 भाई बहन हैं। 4 भाई बहन हैं तो सब भाई बहनों का उसमें हक होगा। अब हम चारों भाई बहनों में सेटलमेंट होता है कि यार नमन को ही वो पूरी प्रॉपर्टी दी जानी चाहिए और बाकी तीनों उसमें हक नहीं चाहते हैं। तो अब अगर वो तीनों मेरे नाम पे गिफ्टेड करेंगे तो उनको काफ़ी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सेलिट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत खर्चा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम उनसे तीनों से एक हक तकनामा लिखा सकते हैं यानी रिलिंक्विशमेंट डीड लिखवा सकते हैं, जो 2 या 2.5 हज़ार के खर्चे में हो जाएगी। वो जाके रजिस्ट्री ऑफिस में कहेंगे कि सर मेरा इस प्रॉपर्टी पे हक है और मैं अपना 1/4 हक नमन मोहम्मद के नाम पे छोड़ता हूँ। ऐसे तीनों भाई बहन कर देंगे, वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली मेरे नाम पे पूरी ट्रांसफर हो जाएगी और वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये आपके स्टैम्प ड्यूटी को बचाता है, आपके खर्चे को बचाता है। इसका ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, बट हाँ इसकी एक लिमिटेशन है कि ओनली जॉइंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में लागू होता है और जहां आपस में परिवार की रजामंदी है तो हक तकनामा से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकता। अब हम बात करते हैं छठे और सबसे इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की, जहां पे आपको एक रुपये स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी, वो है फैमिली सेटलमेंट डीड। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके पिताजी या दादाजी जो भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं और कोई वसीयत नहीं लिखी है, तो आप परिवार में बैठे आपस में उनसे डिस्कस करें और एक सेटलमेंट डीड बना लें। अगर आप फैमिली सेटलमेंट डीड बनाते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई सारे जजमेंट दिए हैं और कई बार कहती आई है कि अगर परिवार के सारे सदस्य आपस में सेटलमेंट डीड बनाते हैं और इस उद्देश्य के साथ कि उनका फ्यूचर में कोई झगड़ा नहीं हो इसलिए वो सेटलमेंट डीड बनाना चाहते हैं, तो उस पर किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी और उससे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना होगा। तो अगर आपके परिवार में रजामंदी है और अगर आप स्टैम्प ड्यूटी बचाना चाहते हैं तो प्लीज कोई भी गिफ्टेड या सेलिट के चक्कर में ना पड़े। स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आप अपने एक फैमिली सेटलमेंट डीड बना लें, उसको स्टाम्प पेपर पे लेके रजिस्टर करवा दें और आप उसके बेसिस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम या पटवारी जहां भी आप जाना चाहें वहां जाकर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फिर भी कोई डाउट है नीचे लिंक देना हो, आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ क्योंकि हम आपको देते हैं एक के बाद एक जरूरी कानूनी अपडेट्स और आपको जागरूक करते हैं आपके अधिकारों से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।